नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो सीधा दिल्ली से आ रही है। चुनाव आयोग ने बैठक की और अब कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि पिछली बार की बात करें तो जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 7 चरणों में किए गए थे। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आज पहले चुनाव आयोग की बैठक हुई, क्योंकि दोनों ही जो रिक्त पद थे अब चुनाव आयुक्त उसमें नियुक्त हो गए हैं। इसी के साथ पूर्ण चुनाव आयुक्तों ने बैठक की और अब इसके बाद कल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दोपहर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरी संभावना है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, अगर बात की जाए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो सीधा लोकसभा चुनावों से संबंधित आ रही है कि कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कुछ संभावना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? और देखिए रिया, जब आज दोनों नए चुनाव आयुक्त के पदभार के बाद जो 11 बजे बैठक का जो दौर शुरू हुआ, उसी समय ये संभावना जताई जा रही थी कि आज या कल जो चुनाव जो तारीख है उनकी घोषणा हो सकती है। क्योंकि आज जो बैठक थी वो अहम बैठक इसीलिए भी मानी जाती थी कि पिछले लगभग 1 महीने तक चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों में जाकर के जो समीक्षा की थी उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर न केवल चर्चा की गई बल्कि ये मुद्दा खास रहा कि किस तरीके से चुनाव जो है लोकसभा के कराने हैं और कब तक इसकी घोषणा की जाए। इसके बाद अब ये सामने निकल के आ गया कि कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और निश्चित तौर पर यह पूरी संभावना है कि कल के दिन ही जो चुनाव के तारीखों की जो घोषणा है वो हो सकती है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है, जिसके बाद एक बार फिर से देश में आचार संहिता लग जाएगी। और जैसा कि लंबे समय से इंतजार था लोकसभा चुनाव की, तो वो अब कहा जा सकता है कि उसकी जो इंतजार था वो अब कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाप्त हो जाएगा। संभावना यही जताई जा रही है कि लगभग 6 से 7 चरण में जो चुनाव है वो किए जाएंगे और अगले महीने यानी अप्रैल में जो लगभग तीसरे से या चौथे सप्ताह में जो है दिल्ली में मतदान होने की संभावना है, जो कि पहले चरण का जो मतदान है वो होने की संभावना है। जी रिया। जी अजीत, साथ ही जिस तरह से बात की जाए कल, अब देखा जाए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, उसके बाद पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिर कब जो है चुनाव की तारीखें पड़ती हैं। ऐसे में जिस तरह से आपने कहा संभावना है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव कराए जाए, और अगर हम 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तब भी 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। अजीत जी बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा पिछले अगर 2019 के चुनाव की बात हम करें तो 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और कुछ उसी तरीके से आशंका जताई जा रही है कि 6 से 7 चरणों में इस बार भी जो चुनाव है वो होने की संभावना है। और इसी को लेकर के हालांकि अब कितने चरणों में चुनाव होगा इसकी जो पूरी तस्वीर है वो कल दोपहर बाद जब इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद ये चीजें जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लंबे समय से जो इंतजार लोकसभा चुनाव को लेकर के चल रहा है उन तमाम इंतजार पर कल संभावना है कि विराम लग जाएगा और उसके बाद आधिकारिक रूप से जो चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा और तमाम प्रत्याशी मैदान में चुनावी प्रचार के लिए पूरी तरीके से उतर जाएंगे। जी भैया। अजीत, साथ ही बात की जाए जिस तरह से कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी, यानी जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्हें भी ये चीज पता है कि जितनी भी घोषणाएं करनी है बड़ी बड़ी वो उससे पहले ही हो सकती है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह से तैयारियां? देखिए, अगर मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात करूं तो इस समय अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, पिछले कुछ दिनों से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है केंद्र सरकार एक से एक बढ़कर जो तोहफा है वो भारतवासियों को देने में लगे हुए हैं। जहां राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की कटौती की गई, जिसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम से उद्घाटन किया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की जो
सौगात है वो दिल्ली वासियों को दी गई। अब आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की कटौती की गई। तो ऐसे पिछले कुछ समय से, और इसी में सीएए की जो बात करते हैं, नागरिक संशोधन जो अधिनियम है उसकी अगर हम बात करें तो वो भी इसी में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समय रहते ही जो केंद्र सरकार है वो पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस बीच में क्या और नई सौगात जो है वो देशवासियों को केंद्र सरकार देती है या दे पाती है। जी भैया। साथ ही अजीत, अगर बात की जाए कि जिस तरह से 370 का लक्ष्य बीजेपी ने अकेले रखा है, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, 370 पार करना है, 370 तक छूना है जादुई आंकड़ा, ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखे दक्षिण में उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, दक्षिण के राज्य में, तो क्या ये चीज समझी जा सकती है कि अगर 370 टच करना है, 370 तक पहुंचना है, तो दक्षिण को आप इग्नोर नहीं कर सकते? अजीत देखिए भैया, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण यानी वो हिस्सा है जहां पर बीजेपी जो है हर बार कहीं ना कहीं जनाधार बटोरने में कुछ हद तक जो है वो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाती है। और इसी का परिणाम है कि इस बार जो है दक्षिण को टारगेट किया जा रहा है, ताकि वहां से ज्यादा जो सीट है उसको बटोरी जाए और वो अपने हाथ में, यानी कि भाजपा अपने पक्ष में उसको वोट बैंक के रूप में, रिजल्ट के रूप में बटोर सके। और इसी का परिणाम है कि 370 पार का जो बीजेपी अकेले ने जो लक्ष्य लिया है, हालांकि अगर मैं एनडीए की बात करूं तो इस समय मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 400 पार का जो लक्ष्य है वो रखा है, और अकेले भाजपा का 370 का जो लक्ष्य है वो रखा है। और इसी का परिणाम है कि अब वो साउथ को। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद गुरुवार को बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके आवास से कुछ भी ईडी के अधिकारियों को बरामद नहीं हुआ है, नकदी बरामद होने की बात महज एक अफवाह है। अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि उनका परिवार इस वक्त मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है। सूत्रों की माने तो ईडी ने छापेमारी में बैंक अकाउंट, अंचल कार्यालय के फर्जी मुहर समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। अंचल अधिकारी के साथ ही संबंधों पर कहा है कि हमारा संबंध किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के साथ नहीं है। हम लगातार मुखर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स सारे जिससे हम पब्लिक से कनेक्ट करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट है, आवेदन है, आवेदन पे जो कार्रवाई हुई वो है, सब कुछ है। और उसके बाद केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो मेरे फैमिली के ऊपर अलग अलग केसेस हुए थे, वो सारा डॉक्यूमेंट है। हमारे सबके फ़ोन हैं, और जो उनको ऑफिस से उठाना था सब डॉक्यूमेंट है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जवाब जब मांगा जाएगा तो दिया जाएगा। देखिए, हमने ऑलरेडी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात की जाए, जिस तरह से झारखंड से खबर आई थी कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया था, कई घंटे तक उनके घर में छापेमारी चली, उसके बाद अब इस खबर पर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? आपने देखा हो कि लगभग 40 घंटे से अधिक कांग्रेस के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के यहाँ लगातार जो है ईडी दस्तक दी थी और लगातार कार्रवाई हुई है। लेकिन इस कार्रवाई में कल जो ईडी ने जो 2 दिन की जो कार्रवाई, पूरी 40 घंटे की जो कार्रवाई है, वो अपनी सोशल मीडिया ऐप्स पर लिखा है कि जो अंबा के यहाँ जो मैंने जो कार्रवाई की है उसमें लगभग 15 लाख से अधिक रुपये और कई दस्तावेज जमा के, जमीन के संबंधित कागजात, अंचल कार्यालय के मुहर, फर्जी मुहर, इन तमाम बैंक के पासबुक, तमाम चीजें जो बालू से लेकर के रंगदारी से लेकर के जो आरोप लगे हुए थे, उन संदर्भ में जितने भी सबूत थे उस छापेमारी में उन्होंने जब्त किया और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ईडी ने ये साझा किया था। हालांकि इस मामले को जब ये लेकर के अंबा प्रसाद ने उनपे ये ईडी पर ये बात कहा है कि ये मनगढ़ंत है, ये राजनीतिक प्रेरित है, ये बीजेपी वाले ने टिकट नहीं चुनाव लड़वाना चाहते थे, इस ऐसे में नहीं चुनाव लड़ने से मैं इनकार की, इस कारण का मुझे परिणाम ईडी की कार्रवाई को मिली है। तो ये बात राजनीतिक प्रेरित मुझे दिख रही है। तो ये चीजें अब तक जो सामने आई कि लगातार ईडी को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। जी
जी अजय, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि अंबा प्रसाद का भी अब बयान सामने आया है कि जो भी ईडी के आरोप हैं वो सब झूठे हैं, मेरे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए, साथ ही जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की अभी बीते दिनों, आगे क्या समन भी दिया गया है अंबा प्रसाद को पेश होने के लिए, पूछताछ के लिए, अंबा प्रसाद और उनके पिता को? देखिए, ईडी ने ये बात पूरी 2 दिन की जो कार्रवाई हुई, ईडी ने पूरे सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जो भी उनके साथ जो सबूत मिले उन्हें वो बात साझा कर दी है। अब ये बात, इस बात को अंबा प्रसाद नहीं मानते हैं कि ये मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे यहाँ से कोई बरामद नहीं है। तो ये बात अब तो ये न्यायालय में होगा, अब कोर्ट ये फैसला करेगी, पीएमएल कोर्ट में जो ये मामला जब चलेगा ये बात का फैसला होगी। लेकिन जो अभी तक उनके जो करीबी है, मतलब अंबा प्रसाद के पिता, अंबा प्रसाद के जो भाई हैं, तो ईडी की समन भेजी गई है, तो वैसे में जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल निश्चित रूप से आगे की जी अजय, कब का समन भेजा गया है, कब पेश होने के लिए कहा गया है? ये उनको 2 दिन का समय दिया गया है। 20 तारीख को उन्होंने वो कोर्ट में पेश होने के लिए उन्होंने बुलाया है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक काशीराम के 90वें जन्मदिन पर शुक्रवार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जातिवादी शक्तियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों षड्यंत्र से बचते बचाते बहुजन समाज पार्टी को केंद्र और राज्यों की सत्ता अपने हाथ में लेने का चुनावी प्रयास जारी रखना है, तभी यहां सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्त आंदोलन की सफलता संभव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए जी-जा से जुटने की अपील करते हुए कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी जरूरी है। बहुजन समाज को जातिवादी और धन्ना सेठ समर्थक विरोधी पार्टियों की साजिश, दावों और वादों से बचकर चुनाव में सक्रिय रहना जरूरी है, क्योंकि अब इनके भरोसे रहना आत्मघाती होगा। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के बाद अब ओबीसी समाज के हित के बारे में भी सरकार द्वारा बातें बहुत होती हैं, लेकिन इनके आरक्षण के बैकलॉग को भी वर्षों से नहीं भरा जा सक रहा। इससे नीति निर्धारण में बहुजन समाज के लोगों की भूमिका गौड़ है। इसको बदलने का चिंतन और चुनावी प्रयास दोनों बहुत जरूरी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी से जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से मायावती ने जो ट्वीट करा, इसको लेकर क्या जानकारी? हाँ देखिए रिया, माननीय काफीराम की जो जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट आया है उसका मैसेज एकदम साफ है। मायावती ने एकदम साफ कर दिया है कि केंद्र की सत्ता और प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए जो उनके कार्यकर्ता है उनको तन मन धन से जुट जाना चाहिए। एक तरह से मायावती ने स्वीकार कर लिया है कि वो अकेले केंद्र की सत्ता पर मतलब हासिल तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन सत्ता की जो मास्टर चाबी है उसको अपने पास रखने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, संकल्प फिर दोहराया है, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि लोकसभा चुनाव में सत्ता की मास्टर चाबी अपने पास रखने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं, तन मन धन के साथ जुट जाएं चुनावी समर में। जी साथ ही अनिल जी, जिस तरह से हमने देखा था 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा, कुछ निर्णायक नहीं रहा। ऐसे में अब की बार 2024 में किस तरह से अगर बात की जाए, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो है पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन बसपा बहुजन समाज पार्टी अब की बार या इससे पहले भी 2019 में थोड़ा साइलेंट ही दिखी। हाँ बेशक रिया, जिस तरह से मायावती की जो अपनी स्टाइल है उसको कोई समझ नहीं सकता है, अपनी रणनीति पे वो काम करती हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रही हैं और बसपा अभी भी इस मुगालते में है कि वो अकेले दम पर भाजपा को टक्कर दे सकती है। यही मुगालता पालते हुए
अभी 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी, अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक विधानसभा सीट जीत पाई। बावजूद इसके फिर अब बसपा अकेले मैदान में है। बहरहाल 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरी थी। 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल किया था बहुजन समाज पार्टी में। अब उसके अधिकांश जो सांसद हैं, जो 10 सिटिंग सांसद हैं, वो विभिन्न दलों में जा भी चुके हैं। लेकिन मायावती जिस तरह से दमखम भर रही हैं और काफी राम की जयंती पर जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज कर रही हैं, संदेश कर रही हैं, उससे ये भी कहा जा सकता है कि उनका अति उत्साह हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की कफक है कि वो नंबर 2 की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। बेशक भाजपा नंबर 1 की पार्टी है, नंबर 2 की पार्टी बनने के लिए होड़ लगी हुई है सपा और बसपा में। ठीक है अनिल जी, साथ ही जिस तरह से देखा जाए कल इलेक्शन कमीशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद ना ही कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन अब इससे ये चीज समझा जा सकता है कि जल्द से जल्द, बेहद कम समय बचा है, कभी भी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सारी पार्टियां जो है दम भर रही है। यहाँ पे अगर बसपा की बात करें, किस तरह से तैयारियां चुनाव को लेकर? देखिए, बसपा जो है अपने कैंडिडेट की खोजबीन में लगी हुई है, उस पर लेकर के मंथन कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर दमदार, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट देना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो कांग्रेस के सामने भी है और बहुजन समाज पार्टी के भी सामने है। बसपा खोजबीन में जुटी हुई है, अभी तक दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमारे पास जो है मजबूत प्रत्याशी हैं 80 सीटों के लिए। बहरहाल जो नज़र आ रहा है इस दावे में उतनी मजबूती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कैंडिडेट उस हिसाब से घोषित नहीं हो रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मंथन चल रहा है कि कैसे 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा सकें। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में मायावती ने भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बिल्कुल तन मन से चुनाव के प्रचार प्रसार में लगने के लिए कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर जौनपुर से है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों ने कूड़े के ढेर पर बैठकर परीक्षा दी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तभी वीडियो वायरल होते ही बीएसए गोरखनाथ पटेल ने जांच के आदेश दे दिए। मामला जौनपुर के शाहगंज विकासखंड क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वहीं कासगंज के थाना सुन्नागढ़ी क्षेत्र के बस्तर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद 5 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बता दें कि लोगों की हालत बिगड़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बस्तर गांव के रहने वाले श्याम बाबू की लड़की की शादी की दावत खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं, जिसके बाद उन्हें सीएचसी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पटियाला एसडीएम और नायब तहसीलदार मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। हालांकि अब तक 13 मरीजों को जिला अस्पताल कासगंज रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं गिरफ्तार हुए बदमाश के पास से पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सूचना प्राप्त हुई कि थाना कादीपुर क्षेत्र में एक कुख्यात बदमाश कृष्ण कुमार उर्फ टाइगर निषाद अपने एक साथी के साथ किसी घटना को कारित करने के लिए आ रहा है। इस पर इंस्पेक्टर कादीपुर श्री अशोक कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज सूरापुर अभिषेक सिंह अपनी टीम के साथ लगे। इन्होंने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, जिसमें रोकने के प्रयास में बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु इन्होंने अपनी संयमित फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश
ये कृष्ण कुमार टाइगर घायल हो गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक साथी भाग गया है जिसकी तलाश जारी है। इनके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं और इनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मुख्य वादी को धमकी मिली है। बता दें कि फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पीड़ित ने प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमकियां लगातार मिल रही हैं। जब भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह की तारीख होती है, जब मैं इधर मथुरा से चलता हूँ, जब भी धमकी मिलती है और जाते हुए भी धमकी मिलती है। हम जैसे ही मथुरा से चले थे हाईकोर्ट के लिए, तो हमें रास्ते में पूरे रास्ते धमकियां ठेड़ आई, बम से उड़ाने की आई। और प्रयागराज में भी हमें रात को 12:12 पे बहुत बड़ी बम से उड़ाने की धमकी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारे देश को, हिंदुस्तान को गालियाँ दी गई है और कहा गया है कि ईदगाह में घुसाकर तुमको दफना देंगे। हम उनकी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। 1 अप्रैल को माता शीतला सप्तमी और अष्टमी को हम लोग विवादित परिसर में पूजा करेंगे और माननीय न्यायालय से हमने मांग भी की है इस बारे में और शासन से मांग की है। तो फतेहपुर से पूरा मामला है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में जो वादी है उनको लगातार धमकी भरे फोन कॉल मिल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतुल पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल, अगर बात की जाए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जो वादी हैं इस मामले के, उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? लगातार ईदगाह के जो मुख्य वादी हैं पीठाधीश आशुतोष पांडे जी को फोन पर धमकी आ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई है। जब वो फतेहपुर आए तो उन्होंने बताई अपनी पूरी बात की। इस मामले में लगातार हमको धमकियां आ रही हैं, जिसको लेकर हम परेशान हैं। प्रतुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जो मुख्य वादी है पीठाधीश्वर, उनका कहना है कि लगातार उनको ऐसी धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ सामने आ पाया है? कौन है ये जो उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स कर रहा है? पुलिस की तरफ से क्या कहना है? साइबर सेल की तरफ से क्या कहना है? दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और क्या कहते हैं, फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतुल, क्या नंबर ट्रेस हो पाया है? कहाँ का है? दरअसल ये पाकिस्तान का नंबर बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस की जांच आगे कहां तक पहुंची है? अभी पुलिस इस मामले को लेकर लगातार छानबीन कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ठीक है प्रतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।